Assalamu alaikum to all my beautiful students. So, welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today we have started the second chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases, and this is our lecture number 4. Before this we read about structure of lungs, human respiratory system and breathing and exchange of gases. In previous lecture we studied about the pulmonary capacities and volume. तो आज हम उसी पल्मोनरी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम को इस ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे। तो हमने उस टेबल में पढ़ा था कि जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कितनी होती है 500 ml, ठीक। और जो हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारा होता है वो कितनी होती है 2500 से 3000 ml तक, ठीक है। और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है 1000 से 1100 ml। और जो एयर हमारे लंग्स में रह जाती है हमेशा से उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि कितनी रहती है 1100 से 1200 तक, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये हमने नॉर्मल इनहेल किया, ठीक है। कितना इनहेल किया टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इसको हमने नॉर्मली एक्सहेल भी कर दिया। कितना ही एक्सहेल किया हमने टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सहेल किया 500 ml, ठीक है। दोबारा हमने नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल किया, नॉर्मल इनहेल किया। अब हमने नॉर्मल इनहेल किया हुआ है, ठीक है। अब हवा के साथ एक बहुत अच्छी सी परफ्यूम की स्मेल हमें आई। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और डीप इनहेल कर लिया जाए, ठीक है। तो हमने डीप इनहेल किया, कहाँ तक, यहाँ तक। हमने कितना इनहेल किया, पहले हमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, ठीक है, 500 ml जो होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डीप इनहेल किया। क्या इनहेल किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने इनहेल किया, जो कितना होता है 2500 से 3000 ml तक, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इनहेल किया, ठीक है। इनहेल करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है। हमने एक्सहेल किया, क्या एक्सहेल किया, IRV एक्सहेल किया हमने, ठीक है। फिर हमने दोबारा एक्सहेल किया, क्या एक्सहेल किया, TV एक्सहेल किया। फिर हमने एक्सहेल किया, क्या एक्सहेल किया हमने, ERV एक्सहेल किया, मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमने यहाँ से लेके IRV, TV और ERV, ये जो तीनों चीज़ें जो एक्सहेल की है टोटल, तो कितना हमने किया है एक्सहेल 1000 से 1100 ml तक हमने एक्सहेल किया है, ठीक है। हमने इतना क्यों एक्सहेल किया, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने इनहेल किया TV को और IRV को, जब हमने इनहेल किया तो हमने कहाँ तक इनहेल किया 2500 से 3000 ml तक इनहेल किया ना। लेकिन जब हमने IRV, TV और ERV को, जब इन तीनों को कलेक्टिवली जब हमने एक्सहेल कर दिया तो हम कितना एक्सहेल कर पाए, सिर्फ 1000 से 1100 ml तक एक्सहेल कर पाए। क्यों, इनहेल तो हमने इससे ज़्यादा किया था, तो एक्सहेल हमने कम क्यों किया, क्योंकि हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हम चाहे जितना भी फोर्सफुली एक्सहेल कर ले, कुछ हवा है जो हमारे लंग्स में रह जाती है। हमारे एल्वोलाई के अंदर कुछ हवा है जो नहीं बाहर आती, वो वहीं पर ही हमेशा से होती है, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने ये जो IRV, TV और ERV को जो हमने एक्सहेल किया, ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हमने क्या कह दिया, कलेक्टिवली वाइटल कैपेसिटी कह दिया। इन तीनों चीज़ों को हमने क्या कह दिया, वाइटल कैपेसिटी कह दिया। अगर इन तीनों चीज़ों में हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दिया, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दिया, तो ये चारों चीज़ें मिलके बना देंगी टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, स्पायरोमीटर या पल्मोमीटर डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं। ये डिवाइस मेजर कर सकती है TV को, IRV को और ERV को, लेकिन ये डिवाइस RV, FRV और TLC को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे हुए, ठीक है, टैकीपीनिया और ब्रेडीपीनिया। क्या होते हैं ये टर्म्स, व्हेन द ब्रीदिंग रेट इंक्रीज वी कॉल इट टैकीपीनिया, ठीक, और व्हेन द ब्रीदिंग रेट डिक्रीज वी कॉल इट ब्रेडीपीनिया। जब हमारी ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम पर मिनट से इंक्रीज़ कर जाएगी तो उसको हम कहते हैं टैकीपीनिया।
और वहीं जब हमारी ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम से डिक्रीज़ कर जाएगी तो उसको हम कहेंगे ब्रैडीपीनिया, ठीक है। और ब्रीदिंग रेट डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी चाहिए उतना फूड का ब्रेकडाउन होगा, जितना फूड का ब्रेकडाउन होगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी तो पड़ेगा। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसको निकालने के लिए उतना ही ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे कि किस तरह से नर्वस सिस्टम के थ्रू ये हमारी ब्रीदिंग की रेगुलेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन प्ले लिटिल और नो रोल, ठीक है। ऑक्सीजन प्ले लिटिल और नो रोल इन डिसाइडिंग द ब्रीदिंग रेट, ठीक। तो जो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए नहीं है। समझ आई आपको? आपकी जो ब्रीदिंग जो रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए है, ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए नहीं। दैट व्हाट द फैक्ट इज, लेट्स अंडरस्टैंड, ओके। तो ये क्या है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक। ये ब्रेन का हमारा कौन सा पार्ट है, ये ब्रेन का हमारा वो निचला हिस्सा है। इस जो पार्ट को हम कहते हैं पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ तक इसको हम कहते हैं पॉन्स वेरोलाई, और ये जो पार्ट है यहाँ तक इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। बहुत सौ ने इसका नाम सुना होगा पहले, ठीक। अच्छा, तो ये जो हमारा जो हिस्सा है पॉन्स वेरोलाई, इसके अंदर यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिन सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, ये समझ लें ये बटन है हमारे स्विच ऑफ इंस्पायरेशन का। ये क्या करता है, हमारी इन्हेलेशन को स्विच ऑफ करता है। ये करता क्या है, ये ब्रेन से नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज भेजेगा हमारे लंग्स को कि बस तुमने बहुत इन्हेल कर लिया, अब क्या करो तुम एक्सहेल करो। ये इन्हेलेशन को स्टॉप करता है। जब हम इन्हेल करते हैं तो हमें ये बार बार याद तो नहीं करना पड़ता कि हमने इन्हेल किया अब एक्सहेल करो, हमने इन्हेल किया अब एक्सहेल करो, नहीं ना। हम बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम इन्हेल एक्सहेल खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा ध्यान तो उस तरफ होता भी नहीं है। तो जो चीज़ हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही होती है, जो ब्रेन का पार्ट, वो ये है, ठीक है। ये हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा होता है। जब हमने इन्हेल किया तो ये मैसेज सेंड करता है कि बस अभी एक्सहेल कर दो, बहुत इन्हेल कर लिया, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, अगर ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है यहाँ से अगर ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ से ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाए, यहाँ मैंने एक छोटा सा सवाल बनाया, तो इन्हेलेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है। दो केमिकल्स इन्वॉल्व है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में बनती है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयंस होंगे ब्रीदिंग का जो रेट है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयंस है कम होंगे तो ब्रीदिंग का रेट कम होगा, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो ब्रीदिंग भी नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आज तक हमें ये लगता था ना कि हमारी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नहीं, हमारी ब्रीदिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हमारी ब्रीदिंग भी नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि कौन से मैकेनिज़्म ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे मैकेनिज़्म लिखा है, क्या नाम है इसका, हेयरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, इन द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट, हेयरिंग एंड ब्रूअर्स, ठीक है। अब ये मैकेनिज़्म क्या कहता है, ये मैकेनिज़्म कहता है कि व्हेन वी इनहेल तो जो हमारे ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, वो क्या कर जाते हैं, वो क्या स्ट्रेच कर जाते हैं, ठीक है। हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब हमने इनहेल किया तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, ताकि एयर अंदर आ सके।
तो वो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें जो हमारे लंग्स का भी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, उसमें स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, रिब्स वगैरह जो भी, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स और वो जो हमारा डायफ्राम वगैरह, ठीक। लेकिन हमारे लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, लंग्स के अंदर जो हमारे ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स है उनका भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है उनका, वो स्ट्रेच करते हैं, वो वॉल्यूम बढ़ता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और जब वो स्ट्रेच कर जाते हैं तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, और कि ना हमने बहुत स्ट्रेच कर लिया है अभी, अब वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन वापस उन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को मैसेज भेजता है कि बस तुमने बहुत स्ट्रेच कर लिया, अब और स्ट्रेच नहीं करना है, अब क्या करना है, एक्सहेल करो। जब इनहेल करते हैं तब स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्ट्रेच होते जाते हैं, जैसे स्ट्रेच हो रहे हैं। अब वो रिसेप्टर्स की जो वॉल है वो ब्रेन को मैसेज करती है कि हम स्ट्रेच हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, तो ब्रेन दोबारा से उनको मैसेज सेंड करता है कि नहीं, बहुत तुमने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, इससे ज़्यादा स्ट्रेच करना इट्स डेंजरस फॉर यू, ठीक है। अब क्या करो, तुम एक्सहेल करो। जब एक्सहेल करते हैं तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है ये, टू प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग। ये मैकेनिज़्म ये काम करता है कि जो हमारे ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स है वो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर चुके होते हैं तभी ये ब्रेन को मैसेज सेंड कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर चुके हैं, ठीक है, ताकि ये ओवर स्ट्रेचिंग ना करे, डैमेज ना हो जाए ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। इनका काम ये है। तो हमारे ब्रीदिंग में 3 चीज़ों का रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों का रोल है, ठीक है। जो पहला क्या है, हमारे ब्रेन का रोल है, ठीक है, जिसमें कौन सा पार्ट हमारा इन्वॉल्व है, पॉन्स वेरोलाए का, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक, ब्रेन इन्वॉल्व है हमारा। सेकंड क्या इन्वॉल्व है हमारा, सेकंड इन्वॉल्व है हमारे केमिकल्स, ठीक है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में, ठीक। तो केमिकल्स इन्वॉल्व है, फिर हमारे ये मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज को, ठीक है, कि आखिर किस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। सबसे पहले हम देखेंगे एल्वुलाई एंड ब्लड में कि किस तरह से ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमेशा जो एनर्जी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, ठीक है, अपना अपना हाई प्रेशर देखेंगे ये लोग, ठीक। तो ये हमारी एल्वुलाई है, ठीक। और मैंने आपको एल्वुलाई के बारे में क्या कहा था, ये भरे पड़े हैं लंग्स के अंदर। ये क्या है, लंग्स का यूनिट कहलाते हैं। ये कितने होते हैं, 150 मिलियन होते हैं इन ईच लंग्स, भरे पड़े हैं। इनका काम क्या होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर हमेशा से कुछ एयर भी मौजूद होती है जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम ऑक्सीजन और कार्बन को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी एल्वुलाई है। अब इसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है उसका रेट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, और कार्बन का हमेशा रेट इसके अंदर कम होगा। ऑक्सीजन इसके अंदर ज़्यादा होगी क्योंकि जैसे ही हमने इनहेल किया, हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से गुजरता वो ऑक्सीजन किस में आएगा, हमारे एल्वुलाई में आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर ज़्यादा भरी पड़ी है, ठीक। और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर ये क्या है, ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन का रेट लो है और कार्बन का रेट ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजन अपने से क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी ये हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ ब्लड में हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, एल्वुलाई में कम थी, तो यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वुलाई में मूव कर गई, ठीक है। अब ये ब्लड क्या हो गया, अब ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। पहले ये ब्लड क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हमारी कम थी। जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी वो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, और जब ऑक्सीजन इसमें अच्छी मिकदार में पाई जाएगी तो ये हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब हम हार्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे
तो उसमें मैंने आपको कुछ आर्टरी वगैरह का बताया था। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या करती है, हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स के पास ले जाती है, ठीक है। और लंग्स के पास वो ब्लड जब आता है तो लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन, हमारी जो एल्वुलाई है उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर देती है, तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स दोबारा से इंटर कर जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। तो ये एल्वुलाई हमारी क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमारे ब्लड को, ठीक। अब हम देख लेते हैं एक्सचेंज ब्लड से टिश्यू में। अब ब्लड से ये हमारी जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, कहाँ जाती है, हमारे सेल्स तक जाती है, ठीक है। ये हमारी सेल्स है। सेल्स के अंदर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन का रेट कम होगा, कार्बन का ज़्यादा होगा। क्यों कम होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो हमारी सेल्स है इन्होंने बहुत सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से गुजरी है, एनर्जी प्रोडक्शन की है इन्होंने, ठीक है, बहुत प्रोसेस से गुजरी है ये। तो उस टाइम इन्होंने अपना बहुत सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया है। इस वजह से हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन यूज़ किया है इन्होंने, बहुत सारे एक्टिविटीज़ से गुजरे हैं, तो इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब ये हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन कम है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। ये ऑक्सीजन यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर गई, और यहाँ हमारे सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव कर गई। अब क्या हुआ, अब ये जो हमारा ब्लड है इट्स गोइंग टू वंस अगेन डीऑक्सीजनेटेड। ये हमारा ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। तो हम कल मज़ीद और डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज के बारे में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, और ये वीडियोस आप दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें, सदका जारिया समझ के, क्योंकि ये आप उनको एजुकेशनल आप फराहम कर रहे हैं। अगर आपके थ्रू कोई स्टूडेंट पढ़ लेगा, कुछ पढ़ के समझ जाएगा, उसकी अगर थोड़ी हेल्प हो गई तो इसका अजर आपको भी मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।